एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने कक्षा 10th का पॉलिटी का दूसरा चैप्टर संघवाद लेकर आए हैं। इससे पहले हमने प्रथम चैप्टर के कुछ वीडियोस बनाए थे, तो आइए हम संघवाद को शुरू करते हैं, जो कि कक्षा 10th का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले संघवाद संघवाद क्या है? संघवाद का अभिप्राय होता है कि कोई भी देश, उसमें बहुत सारी सरकारें होती है। एक तो केंद्र स्तर पर होती है और कुछ राज्य स्तर पर भी होती है। तो उस देश में क्या होती है, सरकारें केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों पर होती है। उस देश को संघवाद कहा जाता है। भारत में जो संघवाद की जो व्यवस्था है, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई है? फ्रांस के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है, भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 1 में कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत में कई राज्य होंगे, उन सभी राज्यों को मिलाकर एक भारत बनेगा। और भारत के जो है एक केंद्र में एक सरकार होगी, उसे केंद्र सरकार कहा जाएगा, और राज्यों में सरकारें होगी, उन्हें प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार कहा जाएगा। संघवाद में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, और ये शक्तियों का बंटवारा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यानी कि कुछ राज्यों के पास कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास होती है, तो कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। भारत के संविधान में कहा गया है कि जो राज्य सरकारें होती हैं वह 61 विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि केंद्र सरकार जो है 100 विषयों पर कानून बना सकती है। अब देखते हैं, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है या कहा गया है, यानी कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यानी कि सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न स्तरों के बीच। जैसे कि केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार होगी, और राज्य के बाद पंचायतें वगैरह होगी। तो जो शक्तियाँ होगी उनका क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, तो कुछ राज्य के पास होगी, तो कुछ पंचायतों के पास होगी। तो संघवाद का मतलब क्या हुआ कि शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा कैसे? ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊर्ध्वाधर। इससे ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और संचलन या चलना संभव हो पाता है। किसकी वजह से? जब तक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाएगा तो उस देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी, और लोकतंत्र नहीं पनप पाएगा। तो लोकतंत्र के पनपने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सत्ता का बंटवारा किया जाए, और सत्ता का बंटवारा ऊर्ध्वाधर होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होगा, जिसमें केंद्र के पास कुछ शक्ति होगी, तो कुछ राज्यों के पास होगी, तो कुछ पंचायतों के पास होगी। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों, राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। अभी स्थानीय शासन क्या है? स्थानीय शासन में वही पंचायतें या फिर नगर पालिकाएँ आती है। तो आइए देखते हैं संघवाद क्या है। संघवाद, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, संघवाद से क्या अभिप्राय है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर, राज्य से लेकर फिर नीचे की तरफ, इस प्रकार से जो है बंटवारा होता है। और संघवाद को जो संघवाद का जो विषय है, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यानी कि जो शासन व्यवस्था होती है वो बांटा जाता है क्या? केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है क्या? शक्तियाँ। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक राज्य स्तर पर होती है और एक पूरे देश के स्तर पर होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। किसके पास होते हैं? ये सरकार के, केंद्र सरकार की जो होती है उसके पास ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। यानी कि किस देश के साथ मित्रता बढ़ानी है, या किस देश के साथ व्यापार करना है, या किस देश के साथ जो है युद्ध लड़ना है, ये हमें जो है किसका जिम्मा होता है? ये केंद्र में जो सरकार होती है उसका जिम्मा होता है। फिर उसके बाद आती है राज्य सरकारें या प्रांतों की सरकारें, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है, यानी कि दैनिक कामकाज को देखती है, शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती है।
इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। या जैसे कि कहा गया कि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति सिर्फ एक ही हाथ में होती है, एक ही व्यवस्था के हाथ में होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। उसमें जिस प्रकार से भारत या संघवाद में क्या होता है कि शक्तियाँ जो है बटी होती है, इसका जो है स्तर बना होता है। पहले स्तर पर केंद्र सरकार, फिर राज्य स्तर पर राज्य स्तर, फिर जो है पंचायतें। इस प्रकार शक्तियाँ बटी होती है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, यानी कि उसमें कोई शक्तियाँ नहीं बटी होती, बाकी इकाइयाँ इसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसको आदेश दे सकती है? प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को क्या दे सकती है? आदेश दे सकती है, और उसी आदेश के अनुसार इनको काम करना पड़ता है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती, कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। क्या? केंद्र सरकार कुछ खास करने का क्या नहीं दे सकती? आदेश नहीं दे सकती। किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है। कहाँ पर? संघवाद में। और इसके लिए वह केंद्र सरकार के जवाबदेह नहीं होती। क्या कह रही है कि इसके लिए वो केंद्र सरकार को क्या नहीं होती? जवाबदेही नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि जो संघवाद होता है, संघवाद में शक्तियों का क्या होता है? बंटवारा होता है। और ये बंटवारा राज्य स्तर, केंद्र स्तर और पंचायत स्तर यानी कि स्थानीय शासन स्तर पर भी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो किसी भी राज्य सरकार को कोई खास काम करने का आदेश नहीं दे सकती, और राज्यों के पास अपनी खुद की शक्तियाँ होती है, और इसके लिए वे केंद्र सरकार के प्रति क्या नहीं होती? जवाबदेह नहीं होती, यानी कि केंद्र सरकार को उनको जवाब देना नहीं होता। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। ये क्या कह रही है कि दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के प्रति। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करेंगे। नंबर 1, यहाँ सरकार दो अधिक स्तरों वाली होती है, दो या अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। कहाँ पर? संघवाद में। तो संघवाद में क्या होता है? सरकार दो स्तरों पर बनती है, जैसे कि मैंने बताया, कम से कम दो स्तर होते हैं, एक तो राज्य स्तर और दूसरा केंद्र स्तर। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें, यानी कि केंद्र स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर क्या करती है? शासन करती है। क्योंकि देखो, जो देश होता है, देश तो पूरा संपूर्ण एक होता है, और उस देश की जो केंद्र सरकार है उसको भी उसी जनता ने चुना होता है जो राज्य में रहकर राज्य की सरकार को चुनती है। तो इस प्रकार से ये दोनों सरकारें क्या होती है? एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। पर कानून बनाने की जो सीमाएं होती है दोनों की अलग अलग होती है। पर कानून बनाने और कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। किनका? राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। यानी कि वो अपने तरीके से कानून बनाते हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर कानून बनाती है, जबकि राज्य सरकार अपने स्तर पर कानून बनाती है। और इसी प्रकार से कर वसूलने का अधिकार भी दोनों ही सरकारों को अलग अलग होता है। कुछ सरकारें अलग विषय पर कर वसूल करती है, तो कुछ सरकारें अलग विषय पर कर वसूल करती है। यानी कि केंद्र सरकार अलग विषय पर कर वसूल करती है, तो राज्य सरकार अलग विषय पर कर वसूल करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। जो भारत का संविधान है उसमें जो है कहा गया है कि किस सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम होंगे। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी कि जो संविधान में जो कुछ मौलिक प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों में अगर बदलाव करना होता है तो केंद्र सरकार उन प्रावधानों में अकेले बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए उसे राज्य स्तर की सरकारों से भी सलाह मशवरा करना पड़ेगा, और उनको भी जो है अपने फेवर में लेना पड़ेगा। जब तक वो उनको अपने फेवर में नहीं ले पाएगी या अपने पक्ष में नहीं ले पाएगी, तब तक वह उन कानूनों में या मौलिक प्रावधानों में क्या नहीं कर सकती? बदलाव नहीं कर सकती। तो ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था जीएसटी जो लागू हुआ है, जीएसटी पहले जो है केंद्र सरकार ने पास करा। केंद्र सरकार के पास करने के बाद उसे जो है देश की आधे से अधिक जो विधानसभाएं हैं उनमें पास करवाना पड़ा था। जब आधे से अधिक विधानसभा में पास हुआ तभी जो है देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, क्योंकि देश में अभी अधिकतर सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए आसानी से वो बिल पास हो गया था। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार के
व्याख्या करने का अधिकार है। ये जो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो जो सरकार होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय भारत का, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उससे क्या है, या फिर जो किसी भी देश की सर्वोच्च न्यायालय होती है, संघवाद में वही उस देश के संविधान की व्याख्या करती है और जो विभिन्न सरकारें होती है उनके अधिकारों की भी व्याख्या करती है कि किस अधिकार तक वह कानून को बना सकते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। जैसे कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय, और वो संविधान के आर्टिकल नंबर 131 के तहत दो राज्यों के बीच के झगड़े को समाप्त करती है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, जिससे उनको राजस्व मिल सके। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, जिससे कि संघवाद, देश में संघीय व्यवस्था और देश में लोकतंत्र की पहचान बनी रहे या लोकतंत्र सफल रहे। आशा करता हूँ कि आपको यह है टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।